गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक कर रहे हैं हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम इसका बड़ा ही बेस्ट एग्जांपल है। आजकल जो है स्कूटीज़, एक्टिवा हर एक की डिमांड में है, चाहे वो बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, हर एक की डिमांड में है और ये बहुत ही कॉस्टली होती जा रही हैं, है ना। नई नई अमेंडमेंट्स आ रही हैं इसमें, तो हर कोई ये स्कूटीज़ जो है, एक्टिवास जो है परचेज़ करना चाहते हैं, लेकिन इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। प्रेजेंटली जो आया है आई थिंक 6G है एक्टिवा, और वो तकरीबन अगर हम ऑन कैश लेते हैं तो 80,000 के करीब पड़ता है। ठीक है, 80,000 इट इज़ अ बिग अमाउंट। लॉकडाउन चल रहा है, इनकम सोर्स भी नहीं है प्रेजेंटली, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन अभी भी बंद पड़े हैं, तो 80,000 एकदम से निकालना बहुत मुश्किल है। बट चाहिए ज़रूर, लेना है हमें, हमारी रिक्वायरमेंट है, तो हम क्या करें, हम उसे इंस्टॉलमेंट्स पर या हायर परचेज सिस्टम पर ले सकते हैं, है ना। तो अब देखते हैं कि ये हायर परचेज सिस्टम होता क्या है। एक होता है हायर परचेज सिस्टम, एक होता है इंस्टॉलमेंट, दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, पहले हम हायर परचेज़ की बात करते हैं, उसके बाद हम इंस्टॉलमेंट और हायर परचेज़ का डिफरेंस भी देखेंगे क्या होता है। तो ये हायर परचेज सिस्टम जो है, दिस इज़ अ सिस्टम फॉर सेल ऑफ ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। अब देखिए, एक्टिवा हमारी नेसेसिटी बन चुकी है ना, और ड्यूरेबल भी है, और इसका रेट बहुत ज़्यादा होता है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, हर एक को अरेंज नहीं कर पाता है, तो उसके लिए ये हायर परचेज सिस्टम जो है वो स्टार्ट किया गया है। अंडर दिस सिस्टम द परचेज प्राइस इज पेड, द परचेज प्राइस इज पेड इन इंस्टॉलमेंट्स। इसमें जो इसका परचेज होता है, परचेज प्राइस होता है, वो इंस्टॉलमेंट्स में पे किया जाता है। ठीक है, अगर हमें इसको लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, दिस इज़ अ सिस्टम या हायर परचेज इज़ अ सिस्टम फॉर सेल ऑफ ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। अंडर दिस सिस्टम द परचेज प्राइस इज पेड इन इंस्टॉलमेंट। ठीक है जी, द परचेजर या बायर, द बायर गेट्स द possession of the goods। बायर जो है वो जैसे ही एग्रीमेंट साइन होता है वो गुड्स की, एसेट की पोजेशन ले लेता है। ठीक है, विदाउट पेइंग फुल प्राइस, विदाउट पेइंग द फुल प्राइस, मतलब बिना सारा पेमेंट किए ही वो गुड्स की पोजेशन ले लेता है। यानी कि हमने 80,000 की स्कूटी है, तो हमने कहा भाई हम इंस्टॉलमेंट्स पे लेंगे, तो वो कहता ठीक है, अगर इंस्टॉलमेंट पे लोगे तो आपको ये पड़ेगी 1,10,000 की। ठीक है, तो हमने 10,000 तो इमीडिएटली पे कर दिया, बाकी 1,00,000 की जो मैंने इंस्टॉलमेंट्स बना ली, यानी मैंने पूरा अमाउंट पे नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी स्कूटी 10,000 रुपया दे के स्कूटी अपने घर लेके आ गए, यानी उस एसेट की पोजेशन ले ली। ठीक है, बायर मेक्स द पार्ट पेमेंट एट द टाइम ऑफ परचेज। ठीक है, बायर क्या करता है, बायर मेक्स द पार्ट पेमेंट of the goods
at the time of purchase, and the balance is paid in installments। मतलब जब बायर परचेज करता है, या आप ऐसे कर सकते हो एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, परचेज की जगह आप क्या कर सकते हो, एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट। ठीक है, बायर जो है एग्रीमेंट के टाइम पे टोटल अमाउंट का एक पार्ट, द पार्ट पेमेंट ऑफ द गुड्स, ठीक है, गुड्स की टोटल जितनी पेमेंट है उसका एक हिस्सा पे कर देता है, और जो बाकी रिमेनिंग बैलेंस रह जाता है उसे इंस्टॉलमेंट्स में पे करता है। ठीक है, these installments may be monthly, ये मंथली हो सकती हैं, क्वार्टरली हो सकती हैं, ठीक है, और ईयरली भी हो सकती हैं। ठीक है जी, जो भी आपके लिए कन्वीनियंट है उसके अकॉर्डिंग ये पेमेंट्स जो है वो इंस्टॉलमेंट्स की जाती हैं। ठीक है, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर बायर जो है सिर्फ और सिर्फ गुड्स की पोजेशन लेता है, उसे ओनरशिप नहीं मिलता, उसे गुड्स का ओनरशिप जो है वो नहीं मिलता है, उसे सिर्फ और सिर्फ गुड्स की क्या मिलती है, पोजेशन मिलती है। ठीक है, यानी कि बायर गेट्स ओनली possession of the goods, but he get ownership after the last installment paid, यानी लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद ही उसे एसेट्स की ओनरशिप मिलती है, गुड्स की ओनरशिप मिलती है। तो हायर परचेज सिस्टम क्या है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम वो एसेट्स जो ड्यूरेबल हैं, कंज्यूमर गुड्स हैं, हम लेना चाहते हैं बट ज़्यादा कॉस्टली होने की वजह से या हमारे बजट से बाहर होने की वजह से हम उन्हें परचेज़ नहीं कर पाते, उसके लिए ये सिस्टम बनाया गया है हायर परचेज सिस्टम, जिसमें बायर जो है टोटल अमाउंट का एक नॉमिनल पार्ट पे करने के बाद गुड्स की पोजेशन ले लेता है। यानी वो एक एग्रीमेंट कर लेता है सेलर के साथ, जिसमें एक हिस्सा पेमेंट देने के बाद जो हिस्सा पे किया था एग्रीमेंट के टाइम पे उसे डाउन पेमेंट कहा जाता है। ठीक है, वो पेमेंट पे करने के बाद बाकी का जो बैलेंस रह जाता है उन्हें वो इंस्टॉलमेंट्स में पे करता है। ठीक है, और लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट के बाद ही जो बायर है उसे ओनरशिप मिलता है। पोजेशन तो एग्रीमेंट के टाइम पे ही मिल जाता है, लेकिन ओनरशिप आफ्टर द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट ट्रांसफ़र किया जाता है। लास्ट इंस्टॉलमेंट तक इसका जो ओनरशिप रहता है वो हमेशा सेलर के फेवर में ही रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो आपका बायर है वो ना तो इस एसेट का इंश्योरेंस करवा सकता है, ना ही इन गुड्स को वो सेल कर सकता है, ना ही वो इनको मॉर्टगेज कर सकता है। ठीक है, यानी इनका और कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। ठीक है जी, इसमें एक चीज़ और भी है, अगर जो बायर है, अगर बायर अपनी इंस्टॉलमेंट पे करने में डिफ़ॉल्ट करता है, क्या करता है, डिफ़ॉल्ट, यानी वो पेमेंट नहीं देता है, अगर वो इंस्टॉलमेंट में डिफ़ॉल्ट करता है, ठीक है, इंस्टॉलमेंट में क्या करता है, डिफ़ॉल्ट, यानी वो पेमेंट नहीं करता है। ठीक है, उस केस में जो आपका
सेलर है वो गुड्स रीपोजेस्ड, यानी वो वापस ले जाता है, वो अपने कब्जे में ले जाता है, वो आपके पास नहीं छोड़ता है। क्यों? क्योंकि सेलर के पास ओनरशिप है, बायर के पास ओनरशिप नहीं है, क्योंकि बायर को ओनरशिप लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट के बाद ही ट्रांसफ़र की जाती है। हाँ जी, तो ये था मीनिंग। तो इसका मतलब इसके फीचर्स क्या हुए? पहला इसका फीचर हुआ इंस्टेंटेनियस डिलीवरी। इंस्टेंटेनियस मतलब इमीडिएटली, यानी जैसे ही हमने एग्रीमेंट किया, बायर और सेलर ने आपस में एग्रीमेंट किया हायर परचेज का, और उसने एक पार्ट जो है टोटल अमाउंट का बायर ने सेलर को पे कर दिया, तो उसके बाद ही जो सेलर है वो बायर को उसकी गुड्स की डिलीवरी दे देता है। ठीक है। दूसरा फीचर इसका है पेमेंट, कि जो सेलर है वो बायर को इस कंडीशन पर गुड्स की डिलीवरी देता है कि जो बायर है वो पीरियोडिकली इंस्टॉलमेंट्स की पेमेंट करेगा, यानी जिस टाइम पर उसकी पेमेंट ड्यू होगी उस टाइम पर उसे अपना पेमेंट जो है वो देना पड़ेगा, इंस्टॉलमेंट का पेमेंट पे करना होगा। थर्ड इज डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट कौन सा है? हमने कहा इंस्टेंटेनियस डिलीवरी आफ्टर पेइंग अ पार्ट ऑफ टोटल पेमेंट। ठीक है। तो ये जो टोटल पेमेंट का हिस्सा एग्रीमेंट के टाइम पे किया जाता है उसे डाउन पेमेंट कहा जाता है, उसे डाउन पेमेंट कहा जाता है। ठीक है जी। इंटरेस्ट, अब सेलर ने हायर परचेजर को, वेंडर ने हायर परचेजर को गुड्स इंस्टॉलमेंट पे दी, तो उसे क्या बेनिफिट हुआ? वेंडर को इसका क्या बेनिफिट हुआ? देखो बेटा, कोई भी काम कोई भी व्यक्ति नुकसान से नहीं करता है। अगर हमने बिजनेस शुरू किया है तो हमने वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए किया है। ठीक है। अगर मैं कैश पेमेंट लेती हूँ अपने बिजनेस में, सपोज मेरे पास स्कूटीज का शोरूम है और मैं स्कूटी सेल करती हूँ, अगर मैं एक इकट्ठा कैश पेमेंट लेती हूँ तो मुझे सीधा 80,000 आएगा, तो मेरा सीधा अकाउंट में जाएगा, मुझे उसके ऊपर तगड़ा इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको इंस्टॉलमेंट में देती हूँ तो आप मान लो एक साल में 20,000 का पेमेंट करती हूँ मुझे। ठीक है। तो एक साल में मेरे पास 20,000 आएगा, मैं बैंक में जमा कराऊंगी, मुझे उसके ऊपर क्या इंटरेस्ट है? कुछ खास इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तो मेरा अमाउंट तो टुकड़ों में बट गया। ठीक है। तो मेरी सीधी सीधी बात है, भी ठीक है, अगर तो आपने कैश पेमेंट देना है फिर तो 80,000 का, लेकिन अगर आप इंस्टॉलमेंट में हायर परचेज पे लेना चाहते हो तो उस पर मैं आपसे इंटरेस्ट चार्ज करूँगा। अगर 80,000 की बनती है तो मैं आपसे 95,000 का पेमेंट लूँगा, यानी 5,000 आप मुझे अभी दे जाओ डाउन पेमेंट का, 90,000 बचा, वो 10,000 की आप 9 इंस्टॉलमेंट्स बनवा सकते हो। ठीक है। या जैसे आपको कन्वीनियंट हो वैसे बनवा सकते हो। ठीक है जी। तो इसमें क्या है, कैश प्राइस कितना था? 80,000। ठीक है। कैश प्राइस कितना था? 80,000। लेकिन आपको इंस्टॉलमेंट्स में टोटल जो पेमेंट करना है वो कितना करना है? 95,000। ये आपका हायर परचेज प्राइस हो गया जो आप पे कर रहे हो, टोटल अमाउंट विद डाउन पेमेंट। ठीक है। इसका मतलब डिफरेंस आपका 15,000 का हुआ ना, तो ये जो 15,000 है ये क्या हो गया? ये मेरा इंटरेस्ट हो गया जो मैंने आपसे चार्ज किया। ठीक है। नेक्स्ट है जी ओनरशिप। ओनरशिप क्या है? जब आपका एग्रीमेंट हुआ, आपने डाउन पेमेंट किया, मैंने आपको गुड्स की डिलीवरी दे दी, यानी आपको पोजेशन दे दी, लेकिन मैंने आपको ओनरशिप ट्रांसफर नहीं किया। ओनरशिप आपको ट्रांसफर होगा आफ्टर पेइंग लास्ट इंस्टॉलमेंट। जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दोगे तब आपको ओनरशिप ट्रांसफर होगी, उसके पहले आपको ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। ठीक है। नेक्स्ट है जी राइट टू रीपोजेस। ठीक है। अब राइट टू रीपोजेस का मतलब है कि आपकी 9 इंस्टॉलमेंट्स बनी थी, आपने 5 तो बड़े आराम से दे दी, छठी इंस्टॉलमेंट के टाइम पे आपने आनाकानी शुरू कर दी। ठीक है।
आप पेमेंट देने में नहीं आ रहे हो, आपके घर पे भी गए, आपको कॉल भी किए, बट आपने हमें गुड्स का इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया। अब मेरे पास राइट है, मैंने आपको ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं किया, मैंने आपको सिर्फ एसेट का, गुड्स का पोजेशन दिया है, ठीक है। तो मेरे पास राइट है गुड्स को रीपोजेस करने का, यानी मैं गुड्स को रिटर्न वापस ले आऊँगी आपके पास रिटर्न कर कि भाई मेरा सामान मुझे वापस कर दो, मैं आपको अपना सामान नहीं बेचना चाहता। आपने 5 इंस्टॉलमेंट्स पे किए हैं, तो छठी आप पेमेंट कर नहीं रहे हो। अभी आपके 30,000 जो है, 40,000 या 30,000 40,000 जो भी हैं, वो भी आपके पेंडिंग पड़े हैं, आप मुझे पेमेंट नहीं दे रहे हो, तो अब ये गुड्स मेरी हो जाती हैं, आपके पास नहीं रहेंगी। यानी वेंडर के पास जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं हो जाता तब तक रीपोजेशन का राइट रहता है। नेक्स्ट है जी फोरफीचर ऑफ पेमेंट। अब आपने ये जो 5 इंस्टॉलमेंट्स यानी 50,000, एक इंस्टॉलमेंट 10,000 की है, तो 50,000 आप मुझे पे कर चुके हो, मैं इसे भी फोरफिट कर लूँगी, इस पेमेंट को फोरफिट कर लूँगी, आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। मैंने आपसे गुड्स भी वापस ले ली, और जो पेमेंट आपने, जो इंस्टॉलमेंट्स अब तक कर चुके हो, वो भी मेरे पास ही रहेंगी, वो आपको रिटर्न नहीं होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं ये मान लूँगी कि जितनी देर 5 इंस्टॉलमेंट्स आपने पे की 5 सालों में, तो 5 साल तक आपने मेरी गुड्स का इस्तेमाल भी तो किया ना। अगर आपने मेरे से एक्टिवा परचेज की, तो क्या आप 5 साल तक, जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं करोगे, आप लाके उसे घर में सजा के रख दोगे? नहीं, आप उसे इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे। जिस दिन मैंने आपको पोजीशन दिया, आप उसी दिन मेरे शोरूम से चला कर अपने घर लेके आए, उठाकर नहीं लाए, है ना। और उसके बाद आपने ऑफिस जा रहे हो या कॉलेज जा रहे हो या मार्केट जा रहे हो, तो उस स्कूटी का इस्तेमाल कर रहे हो, तो मैं ये मान लूँगी कि ये जो आपने मुझे पेमेंट दिया हुआ है, ये आपने मुझे उस स्कूटी का हायर यानी कि रेंट पे कर दिया, जितनी देर आपने उस स्कूटी का इस्तेमाल किया। इसलिए मेरे पास इस अमाउंट को फोरफिट करने का राइट है। लायबिलिटी फॉर अनड्यू इंस्टॉलमेंट। जब आपकी गुड्स रीपोजेस हो गई, यानी मैंने अपनी एसेट, अपनी गुड्स वापस ले ली आपसे, उसके बाद आपकी 4 इंस्टॉलमेंट्स रहती हैं, 5 रहती हैं, 6 रहती हैं, उसके बाद आपकी बायर की कोई लायबिलिटी, कोई ऑब्लिगेशन नहीं रहती है, ठीक है जी। ऑब्लिगेशन ऑफ द हायर परचेजर। जब तक हायर परचेजर को गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हो जाती, तब तक वो उन गुड्स का ना तो इंश्योरेंस करा सकता है, ठीक है, ना उन्हें मॉर्टगेज कर सकता है, ठीक है जी, ना ही उन्हें रीसेल कर सकता है। ऐसा कोई भी राइट उसके पास नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि उसे ओनरशिप नहीं मिला है। ओनरशिप मिलने के बाद वो इस स्कूटी को तोड़े फोड़े बेचे, जो मर्जी करे, हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है। लेकिन जब तक ओनरशिप उसे ट्रांसफ़र नहीं होता, तब तक वो इनमें से कोई भी काम नहीं कर सकता। लास्ट है जी टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट। हायर वेंडर के पास राइट है गुड्स को रिपोजेस करने का, पेमेंट फोरफिट करने का, ठीक है, उन गुड्स को इंश्योरेंस कराने का, उन गुड्स का इंश्योरेंस कराने का। तो क्या हायर परचेजर के पास कोई राइट नहीं? उसके पास राइट है टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट। मान लो आपने 2 इंस्टॉलमेंट्स पे की, उसके बाद आपको लगा कि भैया लॉकडाउन बहुत लंबा जा रहा है और जो मेरे पास पैसा पड़ा है वो मेरे घर के लिए ज़रूरी है, मुझे इस स्कूटी की अभी ज़रूरत नहीं है, वो बाद में भी ली जा सकती है। तो आप उस टाइम पे अपने 2 इंस्टॉलमेंट्स पे करने के बाद ही अपना उस एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर सकते हो। आप हमारे साथ अपना एग्रीमेंट ख़त्म कर सकते हो, अपनी जो आपके पास गुड्स हैं वो आप मुझे रिटर्न कर दोगे और आप अपना एग्रीमेंट ख़त्म कर दोगे। बट ये वाला जो राइट है ना फोरफीचर ऑफ पेमेंट का, वो मेरे पास रहेगा कि जो आप इंस्टॉलमेंट पे कर चुके हो, 1 या 2, जितने भी आपने पे किए हैं, उतनी देर तक आपने मेरी गुड्स का इस्तेमाल भी किया है, तो उसका रेंट मानकर वो मैं अपने पास रख लूँगी, यानी उसे फोरफिट कर लूँगी। तो इस तरह से आप टर्मिनेट भी कर सकते हो अपने एग्रीमेंट। तो ये थे इसके फीचर्स। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड हायर परचेज?
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड हायर परचेज। हाँ जी, तो देखते हैं इनमें क्या डिफरेंस है सेल में और हायर परचेज एग्रीमेंट में। क्योंकि हमने 3 कॉलम बनाए हैं, पहला कॉलम है बेसिस का, दूसरा है सेल्स का और तीसरा है हायर परचेज एग्रीमेंट। तो सबसे पहले तो दोनों में एक्ट का डिफरेंस है, ठीक है। जो हमारा सेल्स का एक्ट है वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। लेकिन जो हमारा हायर परचेज एग्रीमेंट है वो हायर परचेज एक्ट 1972 है। यानी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो है वो 1930 में स्टार्ट हुआ था, बनाया गया था, रूल्स एंड रेगुलेशंस जहाँ से फॉलो हुए सेल्स के। और हायर परचेज एग्रीमेंट जो है वो सेल्स के बाद सेल्स में आने वाली डिफिकल्टीज को देखते हुए ये एक्ट बनाया गया था, ठीक है। और ये 1972 में आया। सेकंड, दोनों के मीनिंग में डिफरेंस है, ठीक है। सेल में क्या है, पोजेशन as well as ओनरशिप, दोनों ट्रांसफर हो जाती हैं। लेकिन हायर परचेज एग्रीमेंट में ओनली पोजेशन दी जाती है गुड्स की, ठीक है। और आफ्टर लास्ट इंस्टॉलमेंट ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर की जाती है, ट्रांसफर्ड टू बायर, ठीक है जी। फिर है जी पेमेंट। अगर हम इसमें ओनरशिप की बात करें तो क्लियर है कि एट द टाइम ऑफ सेल जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर हो जाती है। बट हायर परचेज में आफ्टर लास्ट इंस्टॉलमेंट ही ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर की जाती है। ये आप अलग पॉइंट भी बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पेमेंट का फुल पेमेंट। यहाँ पे सेल के टाइम पे फुल पेमेंट एट द टाइम ऑफ सेल। बट यहाँ पर हायर परचेज में पेमेंट मेड इन इंस्टॉलमेंट्स, लेकिन यहाँ पे हायर परचेज में इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट्स की जाती हैं। देन है पासिंग ऑफ रिस्क, यानी रिस्क। यहाँ पे रिस्क किसका है, बायर का। क्यों, क्योंकि सेलर ने तो ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, तो रिस्क किसका हो जाएगा, बायर का। लेकिन यहाँ पर सिर्फ पोजेशन ट्रांसफर हुआ है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ, तो यहाँ पे रिस्क किसका रहेगा, आपका सेलर का, या हायर परचेज में उसे वेंडर भी कहा जाता है, ठीक है जी। देन है जी टर्मिनेशन ऑफ द एग्रीमेंट। टर्मिनेशन ऑफ द एग्रीमेंट, ठीक है। सेल्स में बायर एक बार एग्रीमेंट करके उसे टर्मिनेट नहीं कर सकता है, ठीक है, उसे टर्मिनेट नहीं कर सकता है। क्यों, क्योंकि जैसे ही सेल हुआ बायर जो है उसका ओनर बन जाता है। अब एक छोटा सा एग्जांपल हो, सपोज आपकी कपड़ों की दुकान है, मैंने आपसे
20,000 की शॉपिंग की कपड़ों की, ठीक है, और अगले दिन मैं आपको कहती हूँ कि भाई ये अपने कपड़े वापस ले, या आधे घंटे बाद ही मैं जाके कहती हूँ ये लो जी अपने कपड़े वापस, 20,000 मुझे मेरा लौटा दो, क्या आप मुझे 20,000 लौटा दोगे? नहीं, मैं अपना एग्रीमेंट टर्मिनेट नहीं कर सकती। लेकिन हायर परचेज में मेरे पास राइट है, बायर के पास राइट है, बायर हैज राइट टू टर्मिनेट द एग्रीमेंट। यहाँ पे नो राइट टू बायर, ठीक है। सेल के केस में जब एक बार सेल हो गया तो बायर अपना एग्रीमेंट टर्मिनेट नहीं कर सकता, लेकिन हायर परचेज में क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ है, इसलिए बायर अगर चाहे तो वो अपना एग्रीमेंट जो है वो समय से पहले ही टर्मिनेट कर सकता है। पोजीशन ऑफ बायर, पोजीशन ऑफ बायर, जब बायर ने ले लिया, परचेज कर लिया, सेलर ने सेल कर दिया, तो वो गुड्स का ओनर बन गया। लेकिन यहाँ पे ये जो हायर परचेजर है ये इसका ओनर नहीं बना, ये हायरर रहेगा। हायरर मतलब जस्ट लाइक टेनेंट, जस्ट लाइक टेनेंट, यानी किराएदार की तरह से रहेगा, वो ओनर नहीं बनेगा जब तक कि वो लास्ट पेमेंट नहीं देगा, यानी पूरा पेमेंट नहीं करेगा। रीसेल, ओनर हैज राइट टू रीसेल, और मॉर्टगेज और इंश्योर्ड कुछ भी करा सकता है, लेकिन ओनर आप यहाँ पे कर सकते हैं बायर। लेकिन यहाँ पे जो आपका बायर है वो हैज नो राइट टू रीसेल द गुड्स। क्यों? क्योंकि उसके पास अभी ओनरशिप भी नहीं है। रीसेल का राइट सिर्फ ओनर के पास होता है, हायरर के पास नहीं रहता है। अगर आपने किसी का मकान किराए पर रहने के लिए लिया है तो आप उसे सेल नहीं कर सकते, उसका ओनर ही उसे सेल कर सकता है, ठीक है जी। डिफॉल्ट, अगर यहाँ पर एग्रीमेंट के बाद सेल हो गया, एग्रीमेंट फाइनल हो गया, ओनर को गुड्स दे दी गई, उसके बाद वो पेमेंट देने से इनकार करता है तो कोर्ट में क्लेम किया जा सकता है। जो सेलर है वो कोर्ट में जाके क्लेम कर सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर जो आपका बायर है वो डिफॉल्ट करता है पेमेंट में, तो सेलर जो है गुड्स को क्या करता है, रीपोजेस कर लेता है, ठीक है, वापस ले जाता है, ठीक है जी। देन है इंटरेस्ट। सेल के केस में नो इंटरेस्ट, क्योंकि जितना कैश प्राइस है उतना ही हम पे कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम कैश प्राइस पे नहीं कर रहे, हायर परचेज प्राइस पे कर रहे हैं, ठीक है। यानी सेलर कहता है आप मुझे इंस्टॉलमेंट में दे रहे हो तो मुझे क्या बेनिफिट है, वो हमसे इंटरेस्ट चार्ज करता है, जो उसके कैश प्राइस में इंक्लूड करके उसे हायर परचेज प्राइस बना दिया जाता है, ठीक है। यानी कि हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस, ये आपका हो जाता है इंटरेस्ट, ठीक है, जो वेंडर बायर से चार्ज करता है, ठीक है जी। देन है रिपेयर एंड मेंटेनेंस। मेरे पास जगह नहीं है तो समझ लीजिएगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। यहाँ पर बायर जो है वो रिपेयर कराए, मेंटेन करे ना करे, सेलर का कोई लेना देना नहीं। लेकिन यहाँ पे जब तक ओनरशिप सेलर के पास रहती है, वेंडर के पास रहती है, तब तक उसकी मेंटेनेंस का, उसकी रिपेयर का जिम्मा जो है वो हायर परचेजर का रहता है, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड हायर परचेज एग्रीमेंट। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स या आप कह सकते हो टर्मिनोलॉजी जो हायर परचेज सिस्टम में इस्तेमाल की जाती है, ठीक है जी।
तो इसमें सबसे पहला आपका आता है जी हायर परचेज़र। जो आपका बायर है उसे हायर परचेज़र कहा जाता है। जो सेलर है उसे हायर वेंडर कहा जाता है। सेलर को हायर वेंडर कहा जाता है। ठीक है जी। कैश प्राइस जो उस एसेट का एक्चुअल प्राइस है, टोटल एक्चुअल प्राइस है, वो आपका कैश प्राइस है। ठीक है। डाउन पेमेंट वो पेमेंट जो एग्रीमेंट के टाइम पे दिया जाता है। पहला हमने डिस्कस किया हायर परचेजर, दूसरा हायर वेंडर, तीसरा कैश प्राइस एंड डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट मतलब जब हमने एग्रीमेंट किया उस टाइम पे हायर परचेजर ने हायर वेंडर को टोटल अमाउंट का जो एक पार्ट पे किया उसे डाउन पेमेंट कहा जाता है। ठीक है जी। देन है हायर परचेज प्राइस, यानी कि कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। ठीक है जी। और आपका हायर चार्ज और इंटरेस्ट आपका क्या हो जाएगा, हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस। ठीक है जी। ये कुछ पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी है जो इसमें हम इस्तेमाल करेंगे। अब जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो इसमें है हमारा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, कि किस तरह से हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं हायर परचेज सिस्टम में, कि हर इंस्टॉलमेंट में हमारा कितना इंटरेस्ट है। उसमें हमारे पास कुछ केसेस हैं कि अगर हमारे पास हायर परचेज प्राइस भी है, कैश प्राइस भी है, इंटरेस्ट रेट भी है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। आपके पास कैश प्राइस है, इंटरेस्ट रेट है, बट हायर परचेज प्राइस नहीं है, तो कैसे करोगे। आपके पास कैश प्राइस है, हायर परचेज प्राइस है, इंटरेस्ट रेट ही नहीं है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे। इस तरह से कुछ हमारे पास 5-6 केसेस हैं, 4-5 केसेस हैं, तो वो हम टर्न बाय टर्न जो है वो डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला केस है जब हमारे पास कैश प्राइस भी है, इंटरेस्ट रेट भी है और हायर परचेज प्राइस भी है, तो हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो देखिए हमने एक एग्जांपल लिया है। हमारे पास टोटल कैश प्राइस है 37,250, ये अमाउंट है आपका। ठीक है जी। और डाउन पेमेंट है 10,000 का, 3 इंस्टॉलमेंट्स हैं, हर इंस्टॉलमेंट जो है 10,000 की है। इंटरेस्ट जो है वो 5% पर एनम है। ठीक है। तो हम इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, हम एक टेबल बनाएंगे, 5 कॉलम बना लेंगे हम लोग। एक, दो, तीन, चार, 3-4 और ये हो गया हमारा 5। चलिए 5वां कॉलम थोड़ा बड़ा हो गया हमारा, कोई बात नहीं, चला लेंगे इसको, थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं। चलिए हमारा पहला कॉलम हो जाएगा नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। हमारे कितने इंस्टॉलमेंट्स हैं, 3, 1, 2, 3। थोड़ा सा नीचे से शुरू करते हैं हम लोग, 1, 2, 3। ठीक है जी। दूसरा हमारा आ जाएगा जी कैश प्राइस आउटस्टैंडिंग बिफोर इंस्टॉलमेंट पेड। ठीक है जी। देन हमारा आ जाएगा जी इंस्टॉलमेंट, उसके बाद आपका आ जाएगा इंटरेस्ट,
फिर आपका आ जाएगा जी कैश प्राइस इन इंस्टॉलमेंट, या आप लिख सकते हो कैश प्राइस आफ्टर इंस्टॉलमेंट पेड, कैश प्राइस आफ्टर इंस्टॉलमेंट पेड। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। देखिए हमारा टोटल जो था वो कैश प्राइस था 37,250, जिसमें से 10,000 गया हमारा डाउन पेमेंट। ठीक है, तो कितना बचा है 27,250। अब जो हम पेमेंट कर चुके हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा, जो पेमेंट हम कर चुके हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। जो रिमेनिंग है बैलेंसिंग अमाउंट है 27,250, इसके ऊपर हमारा इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, तो चलिए हमारा लिख लेते हैं जी 27,250। इंस्टॉलमेंट्स हमें पता है तीनों ही इंस्टॉलमेंट 10-10 हज़ार के हैं, तो हम ये पहले ही नोट कर लेते हैं। ठीक है जी, अब इसका अगला जो स्टेप आएगा वो आएगा हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का। ठीक है जी, तो चलिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं हम लोग। हाँ जी, देखिए तो 27,250 हमारा इंटरेस्ट रेट कितना 5%। ध्यान रखना है जो हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो हमेशा कैश प्राइस पर किया जाता है। किस पर किया जाता है? कैश प्राइस पर किया जाता है। ठीक है, तो 27,250 मल्टीप्लाई 5%, तो आपका आया जी 1362.5। ठीक है, तो आप इसे राउंड फिगर कर सकते हैं क्योंकि 0.5 है, तो हम इसे लिख सकते हैं 1363। ठीक है जी, तब देखिए हमारा कैश प्राइस इतना था। ठीक है, हमारी इंस्टॉलमेंट 10,000 की थी और इस अमाउंट पर हमारा इंटरेस्ट लगा इतना। ठीक है, हमने इंस्टॉलमेंट टोटल कितनी पे की 10,000 की, इसमें ये इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड था ना, तो 10,000 में से हम अगर इस इंटरेस्ट को माइनस कर दें, इसका मतलब हमने टोटल 27,250 में से जो पहला इंस्टॉलमेंट कैश प्राइस पे किया 8637 पे किया, इतना अमाउंट हमने पे कर दिया कैश प्राइस। अगर इसमें हम इंटरेस्ट इंक्लूड कर देंगे तो टोटल 10,000 बन जाएगा। ठीक है जी, तो अब देखिए अगर हमने ये पे कर दिया तो 27,250 में हमारा ये अमाउंट गया, तो यहाँ पे हमारा बैलेंस कितना बचा, ये हमारा आ जाएगा जी 27,250 माइनस 8637, इसीलिए मैंने जगह छोड़ी थी यहाँ पे। ये आपका बन जाएगा जी माइनस 18,613। सेकेंड ईयर में हमारा ये अमाउंट जो है पेंडिंग है, अभी ये बैलेंस पड़ा है, ये अभी हमें पे करना है, तो इसके ऊपर फिर से हम 5% चार्ज करेंगे। ये बना हमारा 930.6, यानी 931 ले सकते हैं हम लोग, 931। ठीक है, अब 10,000 में ये इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। बेटा जैसे जैसे हमारे ईयर कम होते जाएंगे वैसे वैसे हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट भी कम होता जाएगा। ठीक है जी, तो 10,000 में से हमने माइनस किया 931, तो ये हमारे पास आया जी 9069। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारे पास अमाउंट पेंडिंग था 18,613, इसमें से हमने 9069 पे कर दिया। ठीक है, हमारे पास पेंडिंग अमाउंट है 9544। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए आपने, अगर आपके पास कैश प्राइस गिवन हो, आपके पास हायर परचेज प्राइस भी गिवन हो और आपके पास इंटरेस्ट रेट भी गिवन हो, ठीक है, तो लास्ट जब आपकी इंस्टॉलमेंट होगी ना, लास्ट इंस्टॉलमेंट से पहले तो हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, लेकिन लास्ट इंस्टॉलमेंट के टाइम पे आपको 5% करने की कतई ज़रूरत नहीं है। आप सीधा क्या करो, देखो अब हमें ये पूरा का पूरा पेमेंट करना है, यहाँ पे ये पूरा का पूरा पेमेंट हमें करना है। ठीक है, इसका मतलब हम सीधा इसमें से इसे माइनस कर दें, हमारे पास इंटरेस्ट आ जाएगा।
10,000 माइनस 9544, इसका मतलब 456 जो है वो मेरा इंटरेस्ट है। अब देखिए 10,000 में से अगर मैं इसे माइनस करूँ तो मेरे पास कितना जाएगा 9544। मुझे ये पेमेंट जो है कम्प्लीटली पे करना था। मान लो यहाँ पे मैं निकालती हूँ इसका 9544 का 5% करती हूँ, मेरे पास आया जी ये 477, ठीक है। तो 10,000 माइनस 477, ये तो मेरे पास आ गया जी 9523, जबकि मुझे पे कितना करना है 9544, यानी 9544, इसका मतलब 21 रुपीज़ तो मेरे पेंडिंग रह गए, है ना। तो इसलिए लास्ट इंस्टॉलमेंट के टाइम पे हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना है। जितना आपका कैश पेंडिंग पड़ा है, बैलेंस पड़ा है, इंस्टॉलमेंट में से उस कैश को आप माइनस कर दो कि आपके पास इंटरेस्ट आ जाएगा और उतना ही अमाउंट आपने पे कर देना है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास टोटल, देखिए हमें पता चलेगा, इसका टोटल लगा लीजिए 8637 प्लस 9069 प्लस 9544, 27,250, ठीक है जी। इतना ही हमारा शुरू में था ना, ड्यू था, तो हमने पे कर दिया। और अगर इसमें 10,000 ऐड कर देंगे हमारा टोटल कैश प्राइस आ जाएगा। तो हम सारी इंस्टॉलमेंट्स में यहाँ पर पे कर चुके हैं, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड कि जब आपके पास इंटरेस्ट भी गिवन हो, आपके पास कैश प्राइस भी गिवन हो और आपके पास हायर परचेज प्राइस भी गिवन हो, तब आप इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे। देखो अगर हम ये जानना चाहिए ना कि हमारा इंटरेस्ट सही है या गलत है, इसका भी एक तरीका है। देखिए क्या तरीका है। आपका कैश प्राइस कितना है 37,250, ठीक है। हायर परचेज प्राइस कितना है, देखो 10,000 हमने डाउन पेमेंट दिया, प्लस 3 इंस्टॉलमेंट है 10,000 की, यानी 30,000 की होगी। टोटल कितना हो गया 40,000, ठीक है। तो अब इंटरेस्ट निकाल लो। इंटरेस्ट आपका बना हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस, 40,000 माइनस 37,250। तो देखिए 40,000 माइनस 37,250, तो हमारा इंटरेस्ट कितना आया जी 2750। अब इसका टोटल 2750 होना चाहिए। देखिए 1363 प्लस 931 प्लस 456 2750, देखिए उतना ही आ गया ना हमारा। टैली होता है देखिए 2750। तो इससे पता चलता है कि हमारा क्वेश्चन जो हमने कैलकुलेट किया है इंटरेस्ट हर इंस्टॉलमेंट में, वो बिल्कुल सही तरीके से कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो अगले जो केसेस है बेटा वो हम वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर बोरिंग भी हो जाता है, तो नेक्स्ट वीडियो में वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए, क्योंकि लॉकडाउन है, गवर्नमेंट ने कहा है अपने अपने घरों पर रहिए और सुरक्षित रहिए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। गुड नाइट।